और दोस्तों, आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, यूपी ट्रिपल एस सी में अधिकांश जो भी पार्ट है वो सभी पेपरों में यूपी स्पेशल 20 अंक का है, जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है। तो जितनी भी यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसियाँ हैं, आगामी एग्ज़ाम हैं, उनके लिए एक हमने सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम जिलेवार विश्लेषण करने वाले हैं। यानी कि प्रत्येक मंडल में कितने जनपद हैं और उन जनपदों की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या पर्यटन स्थल हैं, क्या उद्योग है, यानी कि जिलेवार विश्लेषण करने की एक हम मुहिम चला रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को आगामी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि जो आपको डाउट होते हैं, उन डाउटों को निकालने के लिए ये क्लास जो है आपको डेली प्रोवाइड की जाएगी। जबकि एक क्लास हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप जो है 4 बजे प्रतिदिन शाम को चलती है, जिसमें आपको एमसीक्यूज कराए जाते हैं। परंतु यहाँ पर आपको एक मुहिम शुरू की गई है 75 के 75 जिलों का पूर्ण विश्लेषण। और ये आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम आज जो जिक्र करेंगे वो करेंगे मेरठ मंडल का जिक्र करेंगे। ये बड़े मंडलों में जो है गिना जाता है, इसमें 6 जनपद आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं क्या है, इसके बारे में जो है बात शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर सेशन आपको पसंद आए तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये क्लास अगर आपको इसी तरीके से चाहिए तो आप कमेंट्स कर देंगे कि ये आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए बच्चा शुरू करते हैं। देखिए, मेरठ मंडल की अगर हम बात करें तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित प्रशासनिक मंडल है। ठीक है, इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका मेरठ ही है। और इसमें कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले आते हैं। तो पहली बात ये कि मेरठ मंडल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है और प्रशासनिक मंडल है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कितना, कहाँ पर है? मेरठ में ही है। ठीक है, और इसमें ज़िले जो आते हैं वो 6 आते हैं। वह कौन कौन से ज़िले हैं इन पर बात कर लेते हैं। मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। एक बार फिर रिवाइज करेंगे, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। ये 6 इसमें ज़िले हैं। हापुड़ की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जनपद भी है यूपी का। ठीक है, और इस मंडल का भी। और ये सभी जो हैं एनसीआर में शामिल हैं। जबकि बात करें तो एनसीआर में 8 जनपद जो हैं यूपी के शामिल हैं। 8 जनपद जो हैं यूपी के शामिल हैं। परंतु अभी जो हम बात कर रहे हैं इन 6 जनपद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हाँ जी, अब हम बात करते हैं एक एक मंडल की, एक एक ज़िले की। हमारा पहला ज़िला जो है वो क्या रहेगा? वो ज़िला रहेगा हमारा मेरठ। ठीक है भाई, वन बाई वन करके समझेंगे। ठीक है, मेरठ का नक्शा ये है। अगर हम बात करें मेरठ के उत्तर में अगर देखें तो क्या है? मुजफ्फरनगर है। ठीक है, मेरठ के अगर आपका जो पूर्वी एरिया है, ठीक है, जो तलहटी वाला क्षेत्र है, वहाँ एक तरफ देखें तो बिजनौर, अमरोहा, नीचे अगर आते हैं तो हापुड़ और गाज़ियाबाद और बागपत। यानी कि मेरठ की सीमा किन किन जनपद से लगती है। तो एक बार परीक्षा में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेरठ की जो सीमा है वो किस जनपद से नहीं लगती या लगती है। ठीक है, तो नीचे अगर बात करें तो गाज़ियाबाद हापुड़ से लगती है। अगर हम बाएं तरफ जाएं तो बिजनौर और अमरोहा से लगती है। और ऊपर अगर जाएं तो मुजफ्फरनगर से लगती है। और साइड में अगर पश्चिम में जाएं तो बागपत से लगती है। तो मेरठ की सीमा रेखा यहाँ से स्पर्श करती है। बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो मेरठ का हेडक्वार्टर मेरठ ही है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 2559 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जनसंख्या की बात करें तो 34.4 लाख यहाँ की जनसंख्या है। लिंग अनुपात बहुत मोस्ट हो सकता है, आपको लिंग अनुपात के अनुसार जनपदों को लगाने के लिए आ जाता है जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तब। तो 886/1000 पुरुषों पर 886 महिलाएं हैं। साक्षरता बहुत इंपॉर्टेंट है, 72.8। जबकि भारत की साक्षरता, यूपी की जो साक्षरता है वो आपकी 67.7 है, जिसमें से मेल कैंडिडेट की 77.3 है, जबकि फीमेल कैंडिडेट की 57.2 है यहाँ पर। तो ये यूपी की आप रख सकते हो याद। अब देखिए, यूपी के अगर बात करें तो एवरेज से ऊपर है यहाँ की साक्षरता। ओडीओपी आप जानते हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, किसे दिया गया है? खेल का सामान दिया गया है। ओडीओपी की बात करें तो 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ओडीओपी की। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक एक बात जो है आप नोट करते रहो और अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, चलिए
आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या चीज़ जानकारी है हमारी। हाँ जी, हाँ, अगर हम बात करें यहाँ से तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो पूर्वी जो बाउंड्री है वो आलमगीरपुर जो है वो भी मेरठ में ही है। ठीक है, ये आलमगीरपुर जो मेरठ में ही है। 1857 की क्रांति जो है 10 मई, यहाँ पर कितनी मई है, 10 मई, तो 10 मई को 1857 क्रांति की शुरुआत जो है यहाँ से की गई थी। दिन की अगर हम बात करें तो दिन जो है ये वहाँ ये रविवार था, ये उस समय जो है दिन रविवार था और यहाँ से जो है दिल्ली की तरफ जो है ये कूच हुए थे, दिल्ली की तरफ से ही तरफ ये कूच हुए थे। ठीक है भाई, भारत का खेल का नगर कहा जाता है, कैंची नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कैंची उद्योग ज़्यादा होता है, खेल का सामान इतने प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर जो है इसे भारत का खेल का नगर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्रांति नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रांति नगर भी इसको ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रांति नगर, याद रहेगा। ठीक है, संस्थान की अगर हम बात करें यहाँ पर प्रसिद्ध संस्थान क्या है तो स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय यहाँ पर है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है यहाँ, और ये भी आपको पता ही है जब निर्माणाधीन है तो यहाँ पर भी ये बन जाएगा। ठीक है भाई, तो एक बार रिपीट कर लेंगे, पूर्वी जो सीमा है इंडस वैली सिविलाइजेशन की आलमगीर ये मेरठ में ही है। ठीक है, 10 मई 1857 को दिन रविवार का था और यहाँ से दिन रविवार के दिन जो है दिल्ली की तरफ कूच की रहे थे। 1857 क्रांति की शुरुआत यहाँ से की गई थी, इसी वजह से इसे क्या कहा गया था, क्रांति नगर इसको कहा गया था। ठीक है, भारत में खेल का नगर कहा जाता है, कैंची नगर इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। अब प्रमुख पर्यटन स्थल मोस्ट हैं, यहाँ से खूब क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन भर भर के यहाँ से आते हैं। ठीक है, सरधना चर्च, ठीक है, सरधना चर्च बेगम समरू थी एक, उनकी ही याद में बनाया गया था। ठीक है, बेगम समरू, ठीक है, उनकी याद में सरधना चर्च बनाया गया था। एशिया का सबसे बड़ा चर्च ये माना जाता है। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं तो दान तीर्थ कर्ण मंदिर, ठीक है, वहीं पर ओखरनाथ मंदिर यहाँ पर ही है। जम्बू द्वीप ये आपको पता होगा, ये आपका हस्तिनापुर में है। समेरू पर्वत ये आपका शहीद स्मारक ही है। तो यहाँ पर इतने याद रख लो, वैसे तो बहुत पर्यटन स्थल हैं, दोबारा याद करेंगे, सरधना चर्च, ठीक है, दानवीर तीर्थ सॉरी दानवीर कर्ण मंदिर, ओखरनाथ मंदिर, जम्बू द्वीप, समेरू पर्वत और शहीद स्मारक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, उद्योग की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि प्रमुख उद्योग क्या क्या है। हथकरघा व सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर है। ठीक है, कैंची उद्योग यहाँ पर है, खेल का सामान यहाँ पर मिलता है, दिया सलाई और एवं कागज उद्योग यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कई बार सम्मिलित करने के लिए जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जब आपको जोड़े मिलाने के लिए आएंगे तो एक तरफ दे देगा आपको जनपद और दूसरी तरफ आपको जोड़े मिलाने के लिए देगा। तो हथकरघा हो जाएगा, सूती वस्त्र हो जाएंगे, कैंची उद्योग हो जाएगा, खेल का सामान हो जाएगा, दिया सलाई हो जाएगी और कागज उद्योग यहाँ तक हो जाएगा। प्रमुख मेलों की बात अगर करें तो हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नौचंदी मेला आपको सबको प्रसिद्ध है, सबको पता है। तो नौचंदी मेला लगता है, फिर सरधना महोत्सव लगता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, और चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं हट जाता हूँ डिस्प्ले पर से, ठीक है, आपके लिए बहुत बेहतर ये हो सकता है। तो ये छोटी क्लास रहेगी एकदम आपको, और हम सोच रहे हैं कि इसे जिलेवार जो है पढ़ने में आपको एक क्लास को 1-2 बार अगर देख लोगे तो फिर आपको उस जनपद से सारी चीज़ें जो हैं आपको याद हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज ही हम अभी पहली क्लास ले रहे हैं। अगर हम देखेंगे कि एक ही क्लास में हम एक से अधिक जनपद भी बता सकते हैं, 2 जनपद, 3 जनपद, 4 जनपद, इस तरीके से भी करा सकते हैं। एक क्लास में ही अगर आप लोग इसे ज़्यादा प्यार दोगे, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करोगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको एक दिन में 2-2, 3-3 क्लासें प्रोवाइड कराएं, जिससे कि आपके एग्जाम से पहले जो है पूरी यूपी जो है आप जिलेवार इसको पढ़ लो। ठीक है, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मेरठ में जो है प्रकाशित पत्रिका कौन सी हैं, तो एक तो बहुरंगी पत्रिका और एक मारतंड, ये 2 पत्रिकाएं हैं जो मेरठ से प्रकाशित होती हैं। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हवाई अड्डा जो है वो मेरठ में है, याद रखो इसको। फिर आते हैं यहाँ पर पार्क सिटी और प्रमुख संग्रहालय क्या क्या है, यानी कि यहाँ के पार्क, यहाँ की सिटी और प्रमुख संग्रहालय क्या है। तो आपको पता होगा, यहाँ से एक एक चीज़ यहाँ से पता होगी आपको। समझिए, राजकीय स्वतंत्र संग्रहालय, ठीक है, यहाँ पर ही है मेरठ में। कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदी नगर में है। ठीक है, मोदी नगर भी पढ़ा जाता है इसका, और आप मेरठ भी इसको पढ़ सकते हो। मोदी नगर तो गाजियाबाद वाले क्षेत्र में पहुँच जाएगा। ठीक है, एरो स्पेस पार्क यहाँ पर ही है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन यहाँ पर ही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एक बार फिर रिपीट करेंगे, यानी कि राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय ये भी यहाँ पर ही है मेरठ में। कृत्रिम रबड़ कारखाना मेरठ में है। एरो स्पेस पार्क जो है वो मेरठ में है।
सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन आपका मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपकी कहाँ पर है? मेरठ में। सबसे पहला नलकूप जो है मेरठ में ही लगाया गया था, ठीक है। और आगे अगर बात करें तो अपनी पश्चिमी खंडपीठ के लिए मेरठ ने जो है अपने अनुरोध किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक खंडपीठ जो है उसका प्रस्ताव भेजा है, कहाँ के लिए? मेरठ के लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था कुछ मेरठ का छोटा सा एक सार संग्रह, जिससे कि आपको जिलेवार थोड़ी बहुत जानकारी जो हो जाए और इससे जो है जुड़े कुछ क्वेश्चन जो है आपको बन जाए। फिलहाल में मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो दोस्तों में शेयर कर देंगे, और अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से जो है जिलेवार आपको विशेषण मिलता है तो हम 75 के 75 जिलों की छोटी छोटी क्लिप बनाकर आपको जो है प्रोवाइड करा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी नई क्लास पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।